हाय एवरीवन, आज हम आपके सामने लेकर आए हैं प्रमाण, उन सवालों के प्रमाण जो इस बार 2023 मेंस में पूछे गए और पिछले 3 वर्षों से 4 वर्षों से YouTube पर आप हमारी कक्षाओं को फॉलो कर रहे हैं। इस बार हम ये प्लानिंग के साथ आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं कि आपको ये विश्वास दिला दे कि कोई भी प्रश्न यूपीएससी के मेंस में हमारे दिए गए YouTube पर मटेरियल से बाहर नहीं है, और यदि कुछ प्रश्न बाहर हैं तो वह आपको हमारे प्लस की कक्षाओं में मिल जाएंगे। मैं आपको यह वीडियो इसलिए नहीं दिखा रहा हूं कि मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि देखो मास्टर के कितने सवाल आ गए, बल्कि इस वीडियो का मकसद है आपको यह सूचित करना कि आप यदि तैयार हैं तो हमने आपकी पूरी मदद कर दी है। यदि आप में जज्बा है, आप में वो शक्ति है, आप यदि पूरी तरह से डेडिकेटेड और ईमानदार हैं तो हमने आपके मेंस के हर सवाल का जवाब आपको YouTube पर उपलब्ध करा दिया है। आप इस वीडियो को देखने के बाद सच में अचरज में रहेंगे। यदि आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको एक भरोसा और यकीन हो जाएगा कि हाँ, यदि मैं इस कक्षाओं को जो उपलब्ध कराई गई है ईमानदारी पूर्वक कंप्लीट करता हूं तो आपको यूपीएससी के सिविल सर्विस एग्जाम मेंस में कोई भी परेशानी नहीं होगी। यहां तक मैं गारंटी ले सकता हूं कि पिछले 3 वर्षों में एक भी प्रश्न बाहर नहीं गया है, और इसलिए यह समय आ गया है कि ये भरोसा मैं आपको भी दिला दूं। इस वीडियो का मकसद है आपके अंदर वो विश्वास पैदा करना कि आप केवल मेहनत करिए, अब आप अपने ऊपर जिम्मेदारी लीजिए। हमने अपना कार्य कर लिया है, आगे भी करते रहेंगे। आप ईमानदारी पूर्वक पूरी मेहनत के साथ इस बार मेहनत करिए। हम आपको पुनः वादा करते हैं कि 2024 के मेंस में भी आपको इसी प्रकार का सारा प्रश्न प्राप्त हो जाएगा यदि आप इसको ईमानदारी पूर्वक पूरा करते हैं। बिल्कुल संक्षिप्त वीडियो रहेगा। जीएस पेपर 1 पर आते हैं। प्राचीन भारत के विकास की दिशा में भौगोलिक कारकों की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। कौन कौन से जियोग्राफिकल फैक्टर थे? इसमें हमें सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर प्राचीन भारत का लगभग गुप्तोत्तर काल तक का वर्णन कर सकते थे, लेकिन क्योंकि 150 शब्द हैं इसलिए यदि आप मौर्य काल या फिर हम कह सकते मौर्योत्तर काल तक भी लिख पाए तो बहुत ही बेहतर उत्तर बन जाएगा। और यह आपकी स्क्रीन पर रहा वो प्रमाण जिसमें हमने भौगोलिक कारकों को प्राचीन भारत के इस दिशा में, विकास की दिशा में क्या योगदान था, स्पष्ट किया था। आपके सामने वीडियो का डेट और टाइमिंग भी है, आप इसको क्लिक करके देख सकते हैं कि मास्टर ने जो बताया है वो सच में उपस्थित है या नहीं। दूसरा प्रश्न था महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर में शिक्षा और राष्ट्रवाद के प्रति सोच में क्या अंतर था। और आपको बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि शायद हम YouTube पर अकेले शिक्षक होंगे जिन्होंने महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के राष्ट्रवादी विचार पर पूरी तरह से एक कक्षा में वर्णन किया था कि राष्ट्रवाद पर दोनों महान विचारकों के क्या विचार हैं। आप इसे देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, इसमें स्पष्ट रूप से वर्णन था। और बची बात शिक्षा की, तो महात्मा गांधी की बुनियादी शिक्षा के कंसेप्ट हमने महात्मा गांधी के उस चैप्टर में कवर करवाए हैं जहां पर हमने मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत के इतिहास का वर्णन किया था। तीसरा प्रश्न, क्योंकि जीएस पेपर 3 में हमने इंफ्रास्ट्रक्चर कवर करवाया है और वो केवल प्लस की कक्षा में है, विश्व के विभिन्न क्षेत्र में रेलवे के आगमन से होने वाली सामाजिक आर्थिक प्रभावों को उजागर कीजिए। मैं आपको यहां स्पष्ट कर दूं कि विश्व क्या, भारत में जो प्रभाव हुआ था लगभग विश्व के अधिकतर देशों में रेलवे के कारण उत्पन्न प्रभाव लगभग समान थे। निश्चित ही आप इसको 2 रूपों में स्पष्ट करेंगे
कि अमीर देश या साम्राज्यवादी देशों में क्या हुआ और औपनिवेशिक देशों में क्या हुआ। औपनिवेशिक देशों में रेलवे के कारण क्या प्रभाव उत्पन्न हुए, आप देख सकते स्क्रीन पर हमने ये कक्षाएं पूरी तरह से उपलब्ध कराई हैं। आप इसका कोर्स और क्लास का भी नाम देख सकते हैं। चौथा प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय देश में खाद्य सुरक्षा पर जलवायु परिवर्तन के परिणामों की विवेचना कीजिए। और आपको सुनकर अचरज होगा, एज इट इज प्रश्न आपको मिलेगा। अगर आप देखेंगे वैश्विक खाद्य नीति रिपोर्ट, जिसमें पूरी तरह से हमने इन्हीं दोनों बिंदुओं को समझाया है कि जलवायु परिवर्तन का खाद्य प्रणाली में क्या प्रभाव होगा। इसके साथ ही इसके पहले भी हमने कई बार जलवायु परिवर्तन और फूड सिक्योरिटी पर चर्चाएं की हैं। पांचवा प्रश्न, आज विश्व ताजे जल के संसाधन की उपलब्धता और पहुंच के संकट से क्यों जूझ रहा है। इस कक्षा को आप देख सकते हैं। पहले तो ताजे जल का हमने वर्गीकरण बड़े स्पष्ट रूप से दिया था और फिर रिपोर्ट आई थी कि गर्म होती जलवायु के कारण भूजल भंडारण की परिवर्तनशीलता, एक तो ग्राउंड वाटर की रिपोर्ट थी और दूसरी थी शुद्ध पेयजल क्यों है चिंता का विषय। 13 जून 2023 की कक्षा में हमने इसका स्पष्ट रूप से वर्णन किया हुआ है। साथ ही साथ आप इसे और भी हमारे कई कक्षाओं में देख सकते हैं, जैसे कि स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। छठवां प्रश्न, जो कि जीएस पेपर 1 में एक ऐसी पहेली था कि कई विद्यार्थियों ने कहा कि सर ये तो किसी ने नहीं पढ़ाया था, फियार्ड कैसे बनते हैं, ये दुनिया के कुछ सबसे सुगम्य क्षेत्रों का निर्माण क्यों करते हैं। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, फियार्ड कहते हैं हिमनद घाटी या गर्त। बड़े स्पष्ट रूप से आपके सामने एक एक बात समझाई गई है और अब आप इस आंसर को देखने के बाद निश्चित ही कहेंगे कि सच में मास्टर ने क्या कवर नहीं कराया है। सातवां प्रश्न, दक्षिण पश्चिम मानसून भोजपुर क्षेत्र में पूर्वी क्यों कहलाता है। इस दिशापरक मौसमी पवन प्रणाली ने क्षेत्र के सांस्कृतिक लोकाचार को कैसे प्रभावित किया। इसमें पूर्वा क्यों कहते हैं, तो मानसून में मैंने कई बार स्पष्ट किया है कि मानसून की दिशा किस आधार पर तय होती है, भूगोल में, ज्योग्राफी में। लेकिन ये जो सांस्कृतिक लोकाचार है, आपको सुनकर अचरज होगा कि हमने उस टॉपिक को भी कवर किया है, मानसून एकता का परिचायक, और बड़े विस्तार से सांस्कृतिक लोकाचार को भी स्पष्ट किया है, जो शायद आपको पूरे YouTube पर कहीं ना मिले, लेकिन हमने ये स्पष्ट करवाया है। आप स्क्रीन पर हमारी इस कक्षा को देख सकते हैं। आठवां सवाल था कि क्या आप सोचते हैं आधुनिक भारत में विवाह एक संस्कार के रूप में अपना मूल्य खोता जा रहा है। इसे आप हमारी कई कक्षाओं में देख सकते हैं, जैसे कि पहली कक्षा जो कि आपके स्क्रीन पर दिख रही है, 27 अक्टूबर की क्लास है। परिवार में संबंधों का मूलाधार विवाह, विवाह के प्रकार, विवाह संबंधी नियमों में परिवर्तन, वैवाहिक बलात्कार और उससे जुड़े हुए डायमेंशन, क्योंकि करंट में भी यह मुद्दा काफी महत्वपूर्ण हो चुका था। 9वां प्रश्न है, भारतीय समाज में नव युवतियों में आत्महत्या क्यों बढ़ रही हैं, स्पष्ट कीजिए। इस क्लास को आप देख सकते हैं हमारे जीएस पेपर 1 की इंडियन सोसाइटी की क्लास, ये मैंने प्लस पर जो करवाई थी, इसमें आपको स्पष्ट रूप से 2020-21 के आंकड़ों को स्पष्ट किया है। साथ ही साथ महिलाओं में मृत्यु के दहेज संबंधी कारण को वर्णित करते हुए और अन्य कारण बताए हैं कि आखिर वे आत्महत्याएं क्यों करती हैं। फिर मनम पहल की भी चर्चाएं हमने करंट अफेयर में की थी, जो कि इसी विषय पर आधारित थी। 10वां प्रश्न था, बच्चों को बुलाने की जगह, दुलारने की जगह मोबाइल फोन ने ले लिए। बच्चों को दुलारने की जगह मोबाइल फोन ने ले ली है। बच्चों के सामाजिकरण पर इस प्रभाव की चर्चा कीजिए। और करंट अफेयर में हमारी टीम ने बहुत मेहनत करके जो करंट अफेयर आपके सामने रखा है, लगभग सारे टॉपिक आपको उसमें से मिल जाएंगे। दिल्ली के स्कूलों में स्मार्टफोन पर प्रतिबंध और उसके पीछे के कारणों पर चर्चाएं की थी हमने। क्या कहा शिक्षा निदेशालय ने। हाँ ठीक है, ये प्रश्न आपको पूरी तरह से नहीं मिलेगा, लेकिन ये एक ऐसा प्रश्न है जिसे आप अपने सामान्य अध्ययन के
जितना आपने स्टडी की है उसके आधार पर वर्णन भी कर सकते थे। 11वां प्रश्न, वैदिक समाज और धर्म की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? क्या आप सोचते हैं कि उनमें से कुछ विशेषताएं भारतीय समाज में अभी भी प्रचलित हैं? तो 2 जगह आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। एक तो वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल नाम से हमने कक्षा ली है जिसमें समाज का वर्णन किया था, और इंडियन सोसाइटी की नवंबर 11 की कक्षा को अगर आप देखेंगे तो इसमें भी हमने इस पूरे विषय पर विस्तार से चर्चाएं की हुई हैं। आप देख सकते हैं वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था, नए सिद्धांतों का उदय, पारिवारिक जीवन, इस पर काफी विस्तार से चर्चाएं की थी। ऋग्वैदिक काल का धार्मिक जीवन, इस पर भी हमने काफी विस्तार से आपके साथ चर्चाएं प्रस्तुत की थी। 13वां सवाल था, भारत में उपनिवेशिक शासन ने आदिवासियों को कैसे प्रभावित किया और उपनिवेशिक उत्पीड़न के प्रति आदिवासी प्रतिक्रिया क्या थी? आप खुश होंगे कि सच में कितना डायरेक्ट सवाल था जो मास्टर ने कवर कराया है। नो डाउट एनसीईआरटी में इसका मटेरियल है, लेकिन सवाल यह है कि किसने सही समय पर इसे पढ़ाया और किसने कवर कर लिया, किस विद्यार्थी ने। उपनिवेशिक शासन से आदिवासियों के जीवन पर क्या असर पड़ा, आदिवासी मुखियाओं का क्या हुआ, घुमंतु काश्तकारों का क्या हुआ। फिर साथ ही साथ हमने 28 फरवरी को जो क्लास ली थी और फिर 14 अप्रैल 2023 की क्लास जो मैराथन हुई थी, हमने पूरे आदिवासी विद्रोह पर भी एक बकायदा टेबल के रूप में आपके सामने बातें कही थी कि आंदोलन का नाम, कौन से वर्ष में, स्थान, क्या कारण थे और प्रमुख नेता कौन थे। पूरी तरह से 1857 की क्रांति के पूर्ववर्ती विद्रोह के साथ हमने इस टॉपिक के एक एक पहलू को कवर कराया है। क्वेश्चन नंबर 14, भारत की लंबी तटरेखीय संसाधन क्षमताओं पर टिप्पणी कीजिए और इन क्षेत्रों में प्राकृतिक खतरे की तैयारी की स्थिति पर प्रकाश डालिए। मतलब कोस्टल वाले इंपॉर्टेंस को बताना है कि तटीय मैदान, तटों पर बंदरगाह और प्राकृतिक समस्याएं, चक्रवात से जुड़ी हुई समस्याओं को बताना था। आप देख सकते हैं 19 जून की कक्षा में हमने तटों के महत्व पर आपके सामने बातचीत रखी है। फिर वो केरल के मोनोजॉइट रेत की बातचीत हो या मैदानी भाग जो तटों पर मिलता है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में अर्थव्यवस्था में हमने ब्लू इकोनॉमी पर भी चर्चाएं की हैं, क्योंकि तट से जुड़ी हुई व्यवस्था ब्लू इकोनॉमी में भी आएगी। साथ ही साथ तट के डायमेंशन पर भी विस्तार से चर्चाएं की। तटों के महत्व को आप देख सकते हैं 8 जनवरी की कक्षा में हमने अपने हाथ से स्पष्ट किया है कि क्या है महत्व तटों का। साथ ही साथ राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन समिति ने तटों में प्राकृतिक चुनौतियों के बारे में चर्चाएं की थी। चक्रवाती चेतावनी केंद्र बनाया गया था, चक्रवात पूर्व प्रबंधन, चक्रवात पश्चात प्रबंधन, इस पर हमने विस्तार से चर्चाएं 12 दिसंबर की कक्षा में की है 2022 में। लाल लालियो 15वां सवाल था, भारत में प्राकृतिक वनस्पति की विविधता के लिए उत्तरदायी कारकों को पहचानिए और उनकी विवेचना कीजिए। भारत के वर्षावन क्षेत्र में वन्य जीव अभयारण्यों के महत्व का आकलन कीजिए। निश्चित ही इस प्रश्न में जो पहला भाग है या आप देख सकते हैं एनसीईआरटी की हमारी जो कक्षा थी उसमें विस्तार से 2 से 3 बार हमने समझाया है। एक तो क्लास 7 में भी और क्लास 11 की एनसीईआरटी में भी हमने इसे विस्तार से समझाया है जो जून 30 की थी। हाँ, अभयारण्य के बारे में जो कि वर्षा वनों में आएगा, सदाबहार वनों के अभयारण्य की बात आएगी, जो दक्षिण भारत की सेंचुरीज हैं उनके बारे में चर्चाएं आएगी। अगर आपको याद हो तो हमने दक्षिण भारत में बायोस्फीयर रिजर्व को जब स्पष्ट किया था उस समय आपको अभयारण्यों के बारे में चर्चाएं की थी कि कौन से बायोस्फीयर रिजर्व में कौन कौन से अभयारण्य मिलते हैं। यहाँ पर आप 1-2 उदाहरण देकर उसे समझा सकते थे। क्वेश्चन नंबर 16 था, भारत में मानव विकास आर्थिक विकास के साथ कदम ताल करने में विफल क्यों हुआ? तो इसमें सबसे पहले तो हम वैश्वीकरण की असफलताओं को बताएंगे, जो एलपीजी आया उसकी असफलताओं को स्पष्ट करेंगे। ये आपको हमारे प्लस की कक्षा में भी मिल जाएगा क्योंकि पेपर 3 प्लस पर अवेलेबल था जिसमें वैश्वीकरण की असफलताओं की चर्चाएं की थी। पर साथ ही साथ आप इसमें प्रमाण सहित देंगे कि वैश्विक पोषण रिपोर्ट में हमारे देश के आंकड़े क्या हैं,
ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हमारे देश की स्थिति क्या है, जिसके आधार पर आप ये वर्णन कर सकते थे और हमारी टीम ने कुछ प्रश्न भी इसके समान बनाए थे। 17 अक्टूबर की एक क्लास थी। 17वां प्रश्न है कि 1960 के दशक में शुद्ध खाद्य आयातक से भारत में एक शुद्ध खाद्य निर्यातक के रूप में उभरा, कारण दीजिए। क्यों हमारे देश में अचानक गेहूं और चावल का उत्पादन बढ़ गया था। तीसरी पंचवर्षीय योजना विस्तार से हमने आपके सामने रखी थी, प्रमुख उपलब्धियां 16 नवंबर 2020 की कक्षा। उसके बाद फिर हमने पूरी तरह से ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति पर आपके सामने चर्चाएं रखी थी। आप देख सकते हैं जून 23, 2020 की कक्षाओं में काफी विस्तार से वर्णन किया है। 5 मई 2021 की कक्षा में विस्तार से इस परिक्रांति के लाभों की चर्चाएं हमने आपके सामने रखी थी। 18वां प्रश्न, क्या भारतीय महानगर में शहरीकरण गरीबों को और भी अधिक पृथक्करण या हाशिए पर ले जाता है। तो डायरेक्टली इस सवाल का जवाब तो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन अनियोजित शहरीकरण और उसकी चुनौतियों से आप इस प्रश्न को पूरी तरह फुलफिल कर सकते थे। साथ ही साथ शहर नियोजन में किस प्रकार की वर्तमान चुनौतियां हैं, इसका भी वर्णन आप कर सकते थे। शहरीकरण से संबंधित समस्याएं इसमें आप लिख सकते थे और काफी विस्तार से चीजें आपके सामने उपलब्ध हैं। यदि आप स्क्रीन पर ध्यान दे रहे होंगे तो आपको दिखेगा कि हर चीज आपके सामने स्क्रीन पर दिख रही होगी। 19वां सवाल, भारत में जातीय अस्मिता गतिशील और स्थिर दोनों ही क्यों हैं। तो आप देख सकते हैं वर्ण व्यवस्था, जाति और वर्ग, इस पर चर्चाएं हमने की हुई हैं। हाँ, निश्चित ही हम कहेंगे भारतीय समाज के समक्ष जो चुनौतियां हैं उसमें जातिवाद का वर्णन जो हमने किया था, इसे भी आप जीएस पेपर 1 के माध्यम से आंसर में लिख सकते थे। डायरेक्टली 19वां सवाल आपको नहीं मिलेगा, लेकिन यदि आप इस कंसेप्ट को पूरा पढ़ेंगे तो निश्चित ही आपको इसका उत्तर इस कंसेप्ट को पढ़ने के बाद मिल जाएगा। और आखिरी सवाल, लाल लालियो, जीएस पेपर 1 में संजातीय पहचान और सांप्रदायिकता पर उत्तर उदारवादी अर्थव्यवस्था के प्रभाव की विवेचना कीजिए। मतलब बाद वाली पोस्ट लिबरल इकोनॉमी, मतलब वर्तमान में सांप्रदायिकता की प्रवृत्तियां देखनी है और हमने सांप्रदायिकता पर भी आपके सामने बहुत विस्तार से चर्चाएं की हैं। अगर आपने इस कक्षा को नहीं देखा तो जरूर देखिए। आपको सांप्रदायिकता से और संजातीय पहचान से जुड़ी हुई हर चीज इसमें स्पष्ट रूप से मिलेगी और आपको पता चलेगा कि मास्टर ने यह भी कंसेप्ट क्लियर किया था। मुझे बताइएगा जरूर कि अगर पूरे YouTube में एक मास्टर जो पूरे 20 सवाल आपको दे रहा हो, ये वास्तविक रूप में केवल आपको इसलिए सुझाव देने का मकसद है कि यदि आप ईमानदारी पूर्वक प्रयास करेंगे तो आपको कंप्लीट मटेरियल मीन्स का ऐसा मिल जाएगा जहां आपको कुछ अतिरिक्त पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। मैं दावा करता हूं कि यदि कोई भी प्रश्न आप इसमें से अभी भी पढ़ के देख लीजिए, आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा जो यूपीएससी सिविल सर्विस 2023 मेंस में पूछा गया था। इस वीडियो का मकसद अपनी तारीफ करना नहीं है, लेकिन कुछ चीजें बताना इसलिए जरूरी होता है ताकि आपका आत्मविश्वास बढ़े और आपको ये यकीन हो कि हाँ, सिलेक्शन लिए जा सकते हैं यदि हम अपनी ईमानदारी और मेहनत से आगे बढ़ते हैं। सभी को बेस्ट ऑफ लक। कमेंट जरूर करिएगा और इस वीडियो को देखने के बाद क्या आपको लगता है, आपकी नकारात्मक और सकारात्मक जो भी प्रतिक्रिया है सूचित करिएगा, उस पर हम जरूर ध्यान देंगे। सभी को बेस्ट ऑफ लक। बाय। पहली बात कि यदि आप लोगों को हमारे विषय में न जानकारी हो, जिन्हें न हो, वो जरूर एक बार नजर डालिएगा। सबसे ज्यादा मटेरियल आपको YouTube पर मिलेगा। यदि किसी यूपीएससी के शिक्षक का सबसे ज्यादा क्वालिटी वाइज बता रहा हूं, सबसे ज्यादा, बाकी तो आप जानते हैं कि मार्केट में जी भर के चीजें मिल सकती है। यूपीएससी मेगा कॉम्पैक्ट टेस्ट पुनः होने जा रहा है 8 अक्टूबर को और आप जीत सकते हैं कई सारे प्राइजेस। पहले रैंक वाले विद्यार्थी को लैपटॉप के साथ अनअकैडमी यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम का प्लस सब्सक्रिप्शन मिलेगा। सेकंड और थर्ड रैंक वाले को लैपटॉप के साथ मेंस टेस्ट सीरीज मिलेगा। 4 से 10th वालों को स्टडी टेबल मिलेगा। साथ ही साथ 11 से 100 वालों को टेस्ट सीरीज मिल जाएगी फ्री में। कई सारे गिफ्ट वाउचर्स के भी ऑप्शन आपके पास है। आपके अंदर योग्यता है तो प्रूफ कीजिए।
9 मंथ का स्पेशल सब्सक्रिप्शन जो कि बैच आज स्टार्ट हुआ है, मतलब सितंबर 29 से बैच स्टार्ट हुआ। इसमें सी सेट कंप्लीटली हमारे द्वारा होगा, साथ ही साथ आप पूरा प्रीलिम्स भी हमसे तैयार कर सकते हैं। ये 47,000 में जो इस समय दिया जा रहा है, इसमें 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपको अतिरिक्त दिया जाता है। साथ ही साथ अगर हम बातचीत करें तो ऑप्शनल के बैच स्टार्ट हो रहे हैं, और जो सबसे बड़ी बात है कि मुखर्जी नगर ऑफलाइन में दूसरा बैच स्टार्ट हो रहा है। दूसरे टाइमिंग पर ये बैच है 3 बजे से 5:30 बजे का, जिसे हम आफ्टरनून बैच कहेंगे। दोपहर का बैच है 3 से 5:30 बजे। यहां पर शुरुआत होने जा रही है। पहली क्लास 5 अक्टूबर को है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप सादर आमंत्रित हैं। इस 6 अक्टूबर को मैं पुनः बता दूं, जो विद्यार्थी मुझसे मिलना चाहते हैं वे अगर बाहर रहते हैं तो वो अभी आ सकते हैं। 6 अक्टूबर को मैं सीधी मुलाकात करूंगा, मतलब डायरेक्टली आप बातचीत कर सकते हैं, डायरेक्टली आप सीधी संपर्क कर सकते हैं मुखर्जी नगर में। मैं 6 अक्टूबर 2023 को क्लास के साथ ही साथ डायरेक्ट स्टूडेंट से बातचीत करेंगे, तो इसलिए आप 6 अक्टूबर को हमारी इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी अलग अलग टीचरों की क्लास भी आपके सामने है।